उसने जनता को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों और नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं। कहाँ गया वो 15 लाख का निकला? आजमगढ़ की जनता निरहुआ का इंतजार कर रही है। किस लिए चुनाव में 22 में जो कुछ हुआ उसको बदलने के लिए आजमगढ़ के लोगों में बेताबी है। तो चैनल वालों की बातों पर विश्वास। 80 में कुछ देंगे भाजपा को कि नहीं देंगे? चैनल वालों की बात 80 में कुछ भाजपा को आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? चैनल वालों की बातों पर विश्वास मत करिए। 80 में भाजपा को कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आने दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि 80 में 80, तो कोई न कोई योजना उनकी होगी जिस योजनाओं पर हम लोगों को काम करना होगा। और 80 में 80 कि हम नई सड़कें बनवाएंगे, हम रेल चलवाएंगे, हम जहाज़ दौड़ाएंगे, हम यहाँ बेरोजगारों को काम दिलवाएंगे और तमाम लोगों को सरकारी नौकरियों में लगाएंगे, हम यहाँ फिल्म सिटी स्थापित कराएंगे। तो धरती पर कुछ निरहुआ का कहा गया आ नहीं पाया। कभी आजमगढ़ के लोगों को सीना जोर कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को गुंडा बताया, कभी आजमगढ़ के लोगों को, अब कहने का अर्थ ये है कि आजमगढ़ के लोगों की शान में तमाम गुस्ताखियाँ उसने की। निरहुआ को आजमगढ़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टिप्पणी करते समय सोचना चाहिए अखिलेश यादव की वो बराबरी में कहीं खड़ा होने लायक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता की दुश्मन पार्टी है, जिसने पूरे अपने बड़ी बात बोल रहे हैं आप, जनता के दुश्मन। और मोदी जी कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग हैं, परिवारी जन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं देश की जनता। आप उन्हें जनता के दुश्मन बता रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे, सर्वे कह रहा है 2 ही जीतेंगे। कौन सा वाला माने, आजमगढ़ वाला माने या मैनपुरी वाला माने? 2024 के समर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट की घोषणा की है जिसमें से बहुत सारे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। खास करके आजमगढ़ जिले से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज से नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया है। और दूसरी तरफ से लगभग ये तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकेंगे और एक बार फिर आजमगढ़ की जनता से आह्वान करेंगे कि फिर उन्हें जिता करके देश की सर्वोच्च संसद में भेजने का काम करें। तमाम उतार चढ़ाव 2019 के चुनाव में हमने देखा ही है। उसके बाद 2022 के लोकसभा उपचुनाव में क्या हुआ ये हम सभी को पता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से सांसद हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कमान सौंप दी है। जो लिस्ट घोषित हुई है 51 उम्मीदवारों की भाजपा की तरफ से, उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि ये तो हारे हुओं की लिस्ट है। तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है। बहरहाल हमने आमंत्रित किया है मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव जी को। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मुबारकपुर से। इनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि 2024 की क्या रणनीति है पार्टी की। और पार्टी जो दावा कर रही है 80 में 80 जीतेंगे, जबकि सर्वे कह रहा है कि मात्र 2 जीतेंगे, तो इस पर इनका क्या कहना है और दिनेश लाल यादव पर क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद अवसीम भाई। दिनेश लाल यादव को भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है। अखिलेश यादव भी लगभग तय माना जा रहा है कि चुनावी समर में आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या देख रहे हैं इस बार? भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार निरहुआ फिर मैदान मार लेंगे। पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे। कहीं न कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ें। जब आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव जी को यहाँ से लड़ना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों में बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रही है और तमाम ऐसे लोग जो जनता के हक में काम नहीं किए या अपने कार्यकाल को जनता में नहीं रहे और जनता में उनको लेकर के नाराजगी है, तो भारतीय जनता पार्टी तमाम उम्मीदवारों को बदलने जा रही है। यह बड़ी जोरों पर पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा थी। माहौल बनाया गया कि अच्छे उम्मीदवार आएंगे, नए उम्मीदवार आएंगे और नौजवान उम्मीदवार आएंगे, लेकिन पुरानी लिस्ट को ही फिर दोहरा दिया गया। तो लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर से भयभीत है कि अगर उम्मीदवारों में हेर फेर किया गया तो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। इस भय से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को नहीं बदला, जबकि तमाम समीक्षक और विश्लेषक सबकी यह राय बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भय है अपने दल में कि कहीं विद्रोह न हो जाए, इसलिए पुराने लोगों को दोहराया गया है। आजमगढ़ में जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, तो आजमगढ़ की जनता मैं ही नहीं आजमगढ़ की जनता निरहुआ का इंतजार कर रही है। किस लिए? चुनाव में 22 में जो कुछ हुआ
उसको बदलने के लिए आजमगढ़ के लोगों में बेताबी है। और जो उसने चुनाव के दरमियान घूम घूम करके तमाम सपने दिखाए थे कि हम नई सड़कें बनवाएंगे, हम रेल चलवाएंगे, हम जहाज़ दौड़ाएंगे, हम यहाँ बेरोज़गारों को काम दिलवाएंगे और तमाम लोगों को सरकारी नौकरियों में लगाएंगे, हम यहाँ फिल्म सिटी स्थापित कराएंगे, तो धरती पर कुछ निरहुआ का कहा गया आ नहीं पाया। उसके तमाम वादे धरे के धरे रह गए। उसने एक काम ज़रूर किया, तमाम मौक़ों पर उसने आजमगढ़ की जनता को अपमानित करने का काम किया। कभी आजमगढ़ के लोगों को सीना जोर कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को गुंडा बताया, कभी आजमगढ़ के लोगों को, अब कहने का अर्थ ये है कि आजमगढ़ के लोगों की शान में तमाम गुस्ताखियाँ उसने की। और इसलिए आजमगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 में फिर निरहुआ मिलेगा और जो उसने आजमगढ़ के साथ किया उसका बदला लिया जाएगा। चलिए, आप अपनी तरफ से सारी बातें कह रहे हैं और बहुत सारे बयान भी आए हुए हैं। खैर, उन बयानों को आप कोट कर रहे हैं, वहीं निरहुआ का ये दावा है कि अखिलेश यादव कहीं से भी उत्तर प्रदेश के किसी कोने से चुनाव लड़ेंगे देश के, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। तो इस तरह से दावा करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या मजबूती हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में बोलने की होड़ रहती है और ख़राब बोलने की होड़ रहती है। ऐसी चीज़ें बोलने का वहाँ चलन है जो जनता में चर्चा बन जाए। वरना निरहुआ को आजमगढ़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टिप्पणी करते समय सोचना चाहिए अखिलेश यादव की वो बराबरी में कहीं खड़ा होने लायक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए, ताकि मेरा भी नाम बड़े नेताओं में शुमार हो जाए, वो कहता है कि जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से लड़ेंगे और निरहुआ को लड़ने का मौका मिलेगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव की बराबरी निरहुआ नहीं कर सकते, तो ये किन वजहों से आप लोग कहते हैं? अक्सर हम जिससे भी बात करते हैं वो ये बात ज़रूर कहता है, वो नेता हो चाहे सपा का समर्थक हो, वो ज़रूर कहता है कि अखिलेश यादव से निरहुआ की क्या बराबरी। आखिर किन वजहों से कहते हैं? सांसद तो अखिलेश यादव भी थे 19 में, सांसद 2022 में लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बने, देश की उसी संसद में वो भी पहुँचे जहाँ अखिलेश जी पहुँचे थे। तो बराबरी का जो मामला है, आप लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं कि क्या बराबरी, क्या मुकाबला, वो किन चीज़ों को कहते हैं? राजनीति में सोच समझ, सियासत की समझदारी का अंतर होता है। निरहुआ भारतीय जनता पार्टी में बाई द वे आया और बाई द वे एमपी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल या भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं था जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ता या धर्मेंद्र जी के खिलाफ चुनाव लड़ता, तो वो निरहुआ को पकड़ के ला करके खड़ा कर दिए। अब दुर्भाग्य रहा, निरहुआ उपचुनाव में सफल हो गया, तो वो बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है। अखिलेश यादव बेबाक रूप से आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर यह कहा जाए कि देश के अंदर जो लोग भी सेकुलरिज्म विश्वास करने वाले हैं, समाजवाद में विश्वास करने वाले हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्षता, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, सबकी आशा के केंद्र है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, दिल्ली जो भी जाएगा उत्तर प्रदेश से होके जाएगा। इसलिए लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता की दुश्मन पार्टी है, जिसने पूरे अपने, बड़ी बात बोल रहे हैं आप, जनता के दुश्मन। और मोदी जी कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग हैं, परिवारी जन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं देश की जनता, आप उन्हें जनता के दुश्मन बता रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम ऐसे मौके आए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लोगों को निराश किया है। अभी आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में कह रहे थे कि देश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 की भर्ती पर 60 लाख नौजवानों ने पुलिस की भर्ती में आवेदन किया, तैयारियां की, दौड़ लगाई, भाड़ा किराया खर्चा किया, फार्म भरा और परीक्षा भी दिया। और परीक्षा के बाद पता चला कि परीक्षा का पर्चा ही आउट हो गया और परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले आउट हो गया। कहीं न कहीं सरकार खुद पर्चा आउट कराती है ताकि उसको नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सर। अभी आरओ और एआरओ का पर्चा लीक हुआ और परीक्षा के 1 महीने बाद उसकी भी परीक्षा स्थगित कर दी गई, फिर से परीक्षा होने जा रही है। तो कहीं न कहीं परीक्षा रोकी जाती है, ये षड्यंत्र है ताकि नौजवानों को नौकरी न दिया जा सके। इसलिए मैंने कहा, आपने अभी देखा
किसानों के साथ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हक में काम करने के बजाय बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लोग। हमारी 50 किलो वाली यूरिया की बोरी 45 किलो हो गई, फिर 40 किलो हो गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, कहीं किसानों के हक में काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जनता की दुश्मन पार्टी है। आप देख लीजिए, कहते हैं मोदी जी कि देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बिक गई, ट्रेन बिक गया, जहाज़ बिक गई, हवाई अड्डा बिक गया, पेट्रोलियम डीजल बिक गए और बिजली विभाग को बेचने की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से कोई भी नौकरी, सरकारी जितनी भी नौकरियां थीं, सब ठेकेदारों के हाथ में बिक गई। तो कहीं से भी नौजवानों के हक में काम नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाए रखा और 2024 में जाने की हम लोगों की तैयारी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे, सर्वे कह रहा है 2 ही जीतेंगे। कौन सा वाला माने, आजमगढ़ वाला माने या मैनपुरी वाला माने? कि सर्वे जो चैनल वाले कर रहे हैं, ये चैनल वाले भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सी वोटर सर्वे, जिसका दाना उसका गाना, इस तरह का सर्वे नहीं करना चाहिए। ये चैनल वाले माहौल बना रहे हैं। चैनल वाले अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ। और आप समाचार देखिए, समाचारों को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार के माध्यम से पेश किया जाता है। तो चैनल वालों की बातों पर विश्वास 80 में कुछ देंगे भाजपा को कि नहीं देंगे? चैनल वालों की बातों 80 में कुछ भाजपा को आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? चैनल वालों की बातों पर विश्वास मत करिए। सर 80 में भाजपा को कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आने दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि 80 में 80, तो कोई न कोई योजना उनकी होगी, जिस योजनाओं पर हम लोगों को काम करना होगा और 80 में 80 रहेगा। तो योजनाओं पे काम शुरू हुआ कि नहीं? अभी विधिवत शुरू हो गया है। गांव-गांव जा रहे हैं लोग, चौपाल लगा रहे हैं, किसानों में, मजदूरों में, विद्यार्थियों में, विशेष रूप से बुनकर भाइयों में। और जो धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में बंटवारा करती है, नफरत का माहौल पैदा करती है, हम लोग सेकुलर हैं, जाते हैं लोगों के बीच में, अपनी बातें कर रहे हैं। 24 के लिए विधिवत लोगों को लामबंद किया जा रहा है। ऐसे बातें की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश जी ने जब तक गुड्डू जमाली को उनकी पार्टी में शामिल नहीं करा लिया या गुड्डू जमाली खुद शामिल नहीं हो गए, तब तक यहाँ से उनके चुनाव लड़ने की चीज़ों को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही थी, हो सकता है लड़ें ना लड़ें। तो अब पूरी तरह से मामला क्लियर है, मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। तो अब सपा का सीधा टक्कर भाजपा से होगा, तो क्या आपको ये लग रहा है कि मुफीद साबित होने वाली है? विचारों में परिवर्तन आते रहते हैं और गुड्डू जमाली साहब हमसे सीनियर रहे हैं और 2 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, मुबारकपुर से, और हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते समझते हैं। उनको लगा कि जिस समाज में हम हैं उस समाज का भला समाजवादी पार्टी के साथ है, और अगर बट करके रहा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल जाएगी, तो फिर हमारे लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, दुश्वारियाँ बढ़ेंगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी में विश्वास किया, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कहीं से भी किसी मुस्लिम वोट में बंटवारा नहीं होने जा रहा है। कभी कभी कुछ ऐसी हो जाती हैं चीज़ें, हम लोग समाज में रहते हैं, कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं, थोड़ा बहुत बंटवारा हो जाता था, लेकिन उन सब चीज़ों पर पर्दा पड़ चुका है। जमाली साहब विधिवत समाजवादी पार्टी में है और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और हमें उम्मीद है कि उनके आने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। एक और बात सुनने में आ रही है, ये र्यूमर भी हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि जनता में चर्चा है कि जैसे गुड्डू जमाली के जाने से समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को मजबूती मिली है, खास करके आजमगढ़ में मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतार करके वोटों को काटने का काम कर सकती है। MIM ने तो घोषणा कर दी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में नहीं लगता कि ये जो किलेबंदी की जा रही है अखिलेश यादव के लिए, वो कहीं भयानक न साबित हो जाए सपा के लिए? यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए, खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वह लोग समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं। चाहे AIMIM हो या बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का विरोध करके वह किसको मजबूत करना चाहते हैं, तो जनता सब समझ गई है।
और इनके इन सब कामों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग लामबंद होंगे। कहीं से भी इस तरह के तत्वों को कोई जनता की तरफ से समर्थन या सहयोग मिलने वाला नहीं है। जब जमाली शामिल हुए पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने पार्टी कार्यालय पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ देश में दो धड़े चल रहे हैं, एक देश को तोड़ने वाला, दूसरा देश को जोड़ने वाला। तो मैं देश को जोड़ने वालों के साथ हूँ। तो ऐसा क्या देख लिया? कुछ बात हुआ है जमाली साहब से आपका या आपके नेताओं का या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? ऐसा क्या देख लिया मायावती जी में उन्होंने कि जो देश जोड़ने वालों के साथ चले गए, देश तोड़ने वालों का साथ छोड़ा? पहले तो जमाली साहब ने जो कहा है वो करेक्ट है। एक तरफ तोड़ने वाले हैं, एक तरफ जोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले वो लोग हैं जो राजनीति में, सियासत में जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और धार्मिक आधार पर गोलबंदी, नफरत पैदा करके जनता में बंटवारा करना चाहते हैं। ये तोड़ने वाले लोग हैं। और एक जोड़ने वाले हैं, हम समाजवादी लोग या इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि देश के लोग इकट्ठा हों और संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र ये बचा रहे। कुछ लोग और हैं जो लोग तोड़ने वालों के लिए सहायक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से उन्होंने परहेज किया। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। सांसद जो हैं यहाँ के भाजपा के, वो जब भी अखिलेश यादव पर हमला करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफेंड और आक्रामक अखिलेश यादव की तरफ से आप होते हैं। जैसे ही निरहुआ जी को टिकट मिला तो आप हमलावर हो गए। आज आपने खाट चौपाल किया और उसमें लताड़ दिया है, कहा कि उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को गुंडा कहा। क्या मामला है जो आप हमेशा निरहुआ जी पे हमलावर रहते हैं? मैं निरहुआ पर व्यक्तिगत रूप से कोई मेरा हमला नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि राजनीति समाज और जनता के लिए की जाती है और मैं जिस विचारधारा से हूँ वहाँ शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ा होने का काम करता हूँ। निरहुआ एक तो नफरत पैदा करने वाली सरकार में है, दूसरे वो लगातार इस तरह की बातें करता है जिसकी वजह से समाज में अफरा तफरी पैदा होती है। निरहुआ को अपना अपना धंधा है, अपना काम है। मैं यह नहीं कहता कि उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में जो शुचिता है उसको बनाए रखना चाहिए। अब जिस तरह की बातें कहता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जितना वो कमेंट करता है उसको नहीं करना चाहिए। मैं उसके ऊपर आक्रामक नहीं होता। नहीं, जैसे वो कुछ बोलते हैं तो इधर से आप हमला बोल देते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आजमगढ़ बुद्धिजीवियों का जनपद है। लंबे समय से हिंदू मुसलमान सौहार्द के रूप में यहाँ रहते आए हैं। आजमगढ़ की मिसाल है, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ, कभी किसी तरह का विचारों में मतभेद नहीं आया और यह समाजवादी धरती है। यहाँ जो भी आजमगढ़ के लोग रहे उन लोगों ने अपने विचारों से देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। निरहुआ बहुत छोटी बातें करता है। हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में ऐसे लोग हों जो आजमगढ़ का नाम रोशन कर सकें। निरहुआ जैसे लोग ना हों जो लोग आजमगढ़ के नाम को डुबो दें और आजमगढ़ के नाम को अपमानित करने का काम। आज आपने फिर कहा कि जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या कर दिया उन्होंने? उसने जनता को ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। वह ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों, नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं। कहाँ गया वो 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ नौकरियाँ, वो हमारा महंगाई कम करने का वादा? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तमाम दुश्वारियाँ लोगों को पैदा हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर निरहुआ उधर से है तो हम निरहुआ का विरोध तो करेंगे ही।